हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th भौतिक विज्ञान के संपूर्ण बुक के जितने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं दोस्तों, तो इससे बाहर आपकी बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा जो इसका डेफिनेशन है कि अगर परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, जो बल को लिखते हैं किससे, एफ से, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, तो बटा होता है। यानी कि जो Q0 पर, जो आवेश पर जो लगने वाला क्या है, ये मान लीजिए आवेश है, तो आवेश पर लगने वाला बल यानी कि फोर्स, और किसके बराबर होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई से, यानी कि दोस्तों ई बराबर हो जाएगा F/Q0। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा इसका जो सूत्र है आराम से निकल के आ गया, और सूत्र से आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पूछा गया था इसका मात्रक लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर यफ है, यफ यानी कि बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम या न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल के दिशा में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई तार है, ठीक है, तो तार में क्या होगा, अगर करंट होगा तो उसका अपना कोई ना कोई क्षेत्र होगा, और अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा, आपको उठा के पटक भी सकता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अगर वैद्युत क्षेत्र में उसका क्षेत्र है तो क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल की दिशा में अगर उसका कोई क्षेत्रफल है, उस दिशा में गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है, उतने क्षेत्रफल से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक भी पूछा गया था, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। क्या दोस्तों, वोल्ट इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। दोस्तों आपको इसे रटना बिल्कुल नहीं है, आपको केवल समझना है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्रफल में, वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल में गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, यानी कि जितने विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इस बार भी दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से कम दूरी पर रखे होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, यानी यह एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें दो बराबर, यानी आवेश क्या हो दोस्तों, बराबर हो। तो हम मान लेते हैं ये कोई आवेश है, ठीक है, दो बराबर, तो ये बराबर है, जिसमें दो बराबर, तो ये दो बराबर आवेश हैं पर विपरीत प्रकार के, यानी दोनों क्या हो, विपरीत हों। एक दोस्तों अगर प्लस में होगा तो ये क्या होगा, माइनस में होगा, और एक दूसरे से कम दूरी पर रखे हों। ये दोस्तों आप देख सकते कितनी कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन्हीं को हम
वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक दोस्तों, आपको सिंपल सा याद रखना है कि यदि दो बराबर आवेश, ठीक है, लेकिन विपरीत हों और कम दूरी पर रखे हों, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आपको दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को रटना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन है, एक आता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो सेम इसी प्रकार का है। तो दोस्तों एक आवेश और दूसरे आवेश की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या था, जब दो आवेश हों, ठीक है, दोनों बराबर हों लेकिन विपरीत हों और कम दूरी पर रखे हों, तो उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों आवेशों का हम क्या कर दें, इनकी जो दूरी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक रखा है तो इनकी कुछ ना कुछ दूरी होगी, और अगर आप इन्हीं दूरी में क्या कर दें, गुणा कर दें, उनका हम क्या कर दें, गुणनफल कर दें, तो उसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों आशा करता हूँ आप वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ क्या होता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। ठीक है, कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा इसका डिफरेंशियल, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से, ठीक है, और जो आपको रटने लायक ना हो, ठीक है, आपको देखते ही याद हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब दोस्तों इसका आप तोड़िए, सम मतलब क्या होता है, समान, विभव माने होता है विभव, यानी कि जिस पृष्ठ पर विभव क्या हो, समान हो, उन्हीं को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर दोस्तों आप एग्जाम में, अगर हो सकता है कि अगर आप भूल भी जाएं, ठीक है, आप रिवीजन नहीं किए, मान लीजिए कुछ भी हो गया, आप भूल जाएं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिन बिंदुओं पर या जिस पृष्ठ पर विभव क्या हो, समान हो, उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये खुद बोल रहा है, सम मतलब समान होंगे, विभव माने विभव, यानी विभव क्या होगा, जहाँ पर विभव समान होगा उसी को हम समविभव पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, संधारित्र की धारिता जिसे हम सी से लिखते हैं क्या होता है, कैपेसिटर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, होता क्या है, C बराबर Q/B। अब हम इसको समझेंगे। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, यानी कोई अगर संधारित्र की धारिता है, उसके अगर एक प्लेट को हम क्या देंगे, आवेश देंगे। आवेश को क्या किससे लिखते हैं, तो आवेश को लिखते हैं Q से। ठीक है, तो दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को, विभवांतर को लिखते हैं किससे, B से लिखते हैं, और बटे में क्योंकि आप बोल रहा है कि अनुपात को क्या बोलते हैं हम, C बोलते हैं, यानी कि संधारित्र की धारिता कहते हैं। अब दोस्तों आप इस तरह से, यानी सूत्र से आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो किसी संधारित्र की धारिता उसके एक प्लेट को दिए गए आवेश, या इस तरह से लिख सकते हैं आप, एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों में उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को, विभवांतर के बटे को बोलते हैं हम क्या, संधारित्र की धारिता। आशा करता हूं दोस्तों आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको केवल इतना रखना, आप सभी को पता होगा, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो आवेश Q और विभवांतर के अनुपात, तो विभवांतर यानी B, अनुपात यानी बटे, तो इन दोनों के बटे को क्या बोलेंगे हम, संधारित्र की धारिता बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, जो सेल होता है आपका, उसका आंतरिक एक प्रतिरोध होता है, एक बाह्य होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो जब तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, ठीक है,
और सेल के भीतर घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है तो इस प्रकार घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब दोस्तों अब समझिएगा, अगर जब तार में जब कोई क्या हो तार हो, तो जब तार में विद्युत धारा क्या हो विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती है। यानी कि दोस्तों जब विद्युत धारा क्या हो सेल की विद्युत धारा जब प्लस से कहाँ जाए माइनस की ओर जाए और सेल के अंदर जो लगा है वो दोस्तों माइनस से प्लस की ओर जाए, तो इस प्रकार घोल क्या करते हैं एक अवरोध को एक बाधा को उत्पन्न करते हैं। इसी बाधा को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा दोस्तों आपको याद रखना है कि जब विद्युत धारा सेल की प्लस से माइनस की ओर और सेल के अंदर घोल माइनस से प्लस की ओर जब जाते हैं, ठीक है, तो वह एक अवरोध को एक बाधा को उत्पन्न करते हैं। इसी बाधा को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रतिरोध का मतलब ये होता है लगाया गया अवरोध। तो अवरोध मतलब क्या होता है बाधा। तो जहाँ पे दोस्तों अंदर क्या भीतर जब कोई अवरोध लगे तो उसे बोलते हैं आंतरिक या भीतरी प्रतिरोध कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। क्या दोस्तों कि विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी दोस्तों अगर कोई एकांक आवेश है, कोई एक आवेश है और उस एक आवेश को पूरे परिपथ में और वो कैसे सेल सहित प्रवाहित करेंगे तो सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी ऊर्जा को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, अगर कोई एक आवेश और वो भी कहाँ पूरे परिपथ में सेल सहित अगर प्रवाहित करेंगे तो उसके द्वारा दी गई ऊर्जा को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आवेश वाहक के अनुगमन वेग BD एवं विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं। यानी दोस्तों BD अनुगमन वेग है और विद्युत क्षेत्र E इसी के अनुपात को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इसी के अनुपात को हम आवेश की गतिशीलता कहते हैं। दोस्तों सिंपल सा दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है, और आवेश की गतिशीलता को हम म्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो म्यू बराबर हो जाएगा BD/E। ठीक है, यानी BD और E के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चलिए हम आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धारा घनत्व को हम लिखते हैं जैसे, तो धारा घनत्व क्या होता है आपको बताना है। तो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगर कोई चालक है और किसी बिंदु पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले यानी एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा गुजरती है, ठीक है, उसी धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धारा घनत्व को हम लिखते हैं जैसे J बराबर हो जाएगा I/A। J बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा I/A। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों I क्या है, तो I दोस्तों धारा है, तो और ये क्या दोस्तों क्षेत्रफल है, तो यानी क्षेत्रफल से एकांक क्षेत्रफल से जितनी I गुजरेगी जितनी धारा गुजरेगी उसी को हम बोलेंगे J धारा घनत्व बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मात्रक क्या हो जाएगा, तो I क्या है धारा है, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर। और ये क्या है दोस्तों, तो ये पर एरिया होता है यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका पूरे का मात्रक हो जाएगा एम्पियर/मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका विमा क्या होगा, तो इसका विमा हो जाएगा L-2A1। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसके गतिमान आवेश पर अगर कोई आवेश क्या है गतिमान है, वो गति की अवस्था में है, वो चल रहा है, तो उस पर जो बल लगता है उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लॉरेंज बल है तो बल को किसे लिखेंगे, तो F से,
यह बराबर हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा। ठीक दोस्तों, ये लॉरेंज बल का सूत्र हो जाएगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र क्या होता है, L-2T2। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट दोस्तों है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों नत्थ कोड। नत्थ कोड को हम नमन कोड भी कहते हैं। और दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं क्षैतिज दिशा के मध्य निर्मित कोड को नत्थ कोड कहते हैं। यानी दोस्तों अगर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उसकी दिशा और क्षैतिज दिशा, मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और उसका क्षेत्र दिशा है, इनके बीच में जो कोण बनता है, इनके मध्य में जो कोण बनता है, इसी कोण को हम नत्थ कोण या नमन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को, ठीक है, किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा जो भौगोलिक यामोत्तर होता है उनके बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज इन दोनों के बीच में कोण बनता है तो उसे बोलेंगे क्या, नमन कोण। और जब चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण बनेगा तो उसे हम न्यून कोण, उस न्यून कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लेंज का नियम क्या होता है। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में प्रेरित विद्युत धारा अथवा विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह सदैव उसका विरोध करती है। सिंपल दोस्तों, लेंज का नियम वही होता है जब क्या हो, विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी हो, ठीक है, कि वह सदैव उसका क्या करे, विरोध करे, तो उसी को बोलते हैं लेंज का नियम। तो किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित वैद्युत धारा अथवा वैद्युत वाहक बल की दिशा सदैव हमेशा ऐसी रहेगी कि वो क्या करेगा, वो सदैव सदैव उसका विरोध करेगा। ठीक है, यही होता है लेंज का नियम, यानी हमेशा वह वैद्युत वाहक बल का विरोध करता है या धारा का हमेशा विरोध करता है। आगे बात करें दोस्तों, भंवर धाराएं क्या होती हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे याद करने में बहुत ज़्यादा बच्चों को समस्या होती है भंवर धारा को याद करने में। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर मैंने आसान शब्दों में लिखा हुआ है, सरल शब्दों में। जब किसी चालक वस्तु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि अगर कोई चालक है, ठीक है, अगर कोई चालक तार है उससे अगर क्या हो, उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन हो जाए तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, धारा उत्पन्न हो जाएगी जो फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है, और उसके क्या करेगा, जो फ्लक्स के परिवर्तन का वो विरोध करेगा। उसमें परिवर्तन तो होगा लेकिन वो उसके क्या करेगा, धारा हमेशा उसको क्या करेगी, विरोध करेगी। ये चक्करदार होती है। ठीक है, और जब विरोध करेगा तो कैसा होगा, ये चक्करदार होती हैं, इसीलिए इन्हें हम भंवर धाराएं कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, तो जब किसी चालक वस्तु से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है जो फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। ये धाराएं कैसी होती हैं, चक्करदार होती हैं, इसीलिए इन धाराओं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो किसी परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन के कारण स्वयं उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति की परिघटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। इसका नाम ही है, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, खुद, अपना, प्रेरण होना। ठीक है, तो जब किसी परिपथ में फ्लक्स परिवर्तन के कारण स्वयं उसी परिपथ में क्या हो, जब स्वयं उसी परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं तो उसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन था। आशा करता हूँ आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है विद्युत अनुनाद क्या होता है। तो किसी परिपथ की वह स्थिति जब किसी
विशेष अनुनादीय आवृत्ति पर प्रतिबाधाओं के मान शून्य हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं वैद्युत अनुनाद। ठीक दोस्तों, यानी वैद्युत या किसी परिपथ की वह स्थिति, ऐसी सिचुएशन जब किसी विशेष अनुनादीय आवृत्ति पर, जब कोई ऐसा विशेष आवृत्ति आ जाएगा जिस पर प्रतिबाधाओं के मान क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल निरस्त हो जाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं वैद्युत अनुनाद। सिंपल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी एवं छोटी तरंगों के नाम लिखिए। ठीक है, जो वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी वेव का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पहले आया है तो बड़ी होगा रेडियो तरंगें होती हैं, और सबसे छोटी कौन होती हैं, गामा किरणें होती हैं। इम्पॉर्टेंट दोस्तों हैं और छोटा सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी तरंगें कौन होती हैं, रेडियो तरंगें होते हैं, और सबसे छोटी कौन सी होती हैं, तो गामा जो किरणें होती हैं, जो तरंगें होती हैं, वो सबसे सबसे छोटी होती हैं। ठीक ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को लिखेंगे ओमेगा से, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा NB माइनस NR अपान NY माइनस 1। NB क्या दोस्तों, तो NB फॉर वायलेट यानी कि बैगनी, जो बैगनी रंग होता है, R ये रेड लाल रंग होता है, और ये Y येलो रंग होता है। तो इसको लिखेंगे ओमेगा से, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा NB माइनस NR अपान NY माइनस 1। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सूत्र है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक को हम लिखते हैं यन से, तो यन बराबर होता है साइन इंटू ए प्लस डेल एम अपान 2 बटे साइन ए अपान 2। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक जो न्यूमेरिकल होता है वो फंस ही जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यन होता है। ठीक है, और मान आपको याद होना चाहिए, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, 90 का मान, तुरंत आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जो आँख होता है उसकी एक समंजन क्षमता होती है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नज़दीक एवं दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है, इसी क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी दोस्तों जो नेत्र लेंस होता है, अगर हम नेत्र की लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर दें, तो परिवर्तन करने के बाद में हम दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं और नज़दीक की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसी क्षमता को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कालांतर नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दो स्रोत जिनके बीच में कलांतर, जो कलाओं में जो अंतर होता है वो क्या होता है, नियत होता है, तो उसी को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आसान सा है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। विवर्तन माने होता है मुड़ना। ठीक है, तो प्रकाश का किसी अवरोध से, किसी बाधा से टकराकर मुड़ना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश दोस्तों ऐसे जा रहा है और किसी से टकरा के ऐसे मुड़ जाए, तो इसी घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है, आसान सा है। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार और वीडियो को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। तो जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी एक स्थान से, एक माध्यम से गुजरती हैं, तो उनके शीर्ष, जो सिर होता है, उनके गर्त, जो ये गड्ढे वाला होता है, नीचे का पोर्शन होता है, वो क्या होते हैं,
जुड़ जाते हैं, जिसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आप समझिएगा, अगर कोई समान आवृत्ति की, मतलब उनका आवृत्ति क्या हो, समान हो, दो प्रकाश तरंगे, ठीक है, उनका दो, मतलब 1 2, और आवृत्ति कैसा हो, समान हो, एक स्थान एक ही से गुजरे, माध्यम क्या हो, एक ही हो, तो उनके जो शीर्ष होंगे और जो गर्त होंगे वो जुड़ जाते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 1 1 2, ठीक है, समान आवृत्ति का हम मान लेते हैं, ये जितनी आवृत्ति का ये है उतनी आवृत्ति का ये है। दोनों जब क्या होते हैं दोस्तों, एक ही स्थान से आप यहाँ पर जैसे गुजर रहा है, ठीक है, और माध्यम क्या, एक ही माध्यम मान लेते हैं, एक ही माध्यम है, दोनों गुजर रहा है, तो गुजरने के बाद में क्या होते हैं, इनके शीर्ष, ये क्या दोस्तों, जो ऊपर जा रहा है ये है शीर्ष, और जो नीचे जा रहा है ये क्या है, गर्त है, ठीक है। तो ये शीर्ष और गर्त क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब इनको ये इतना है, ये इतना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये इतना नीचे आया है, ये इतना नीचे आया, तो जोड़ेंगे तो इतना नीचे हो जाएगा। यानी कि शीर्ष और गर्त क्या होते हैं दोस्तों, जुड़ जाते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, यानी जो तीव्रता है ना, ये सबसे ज़्यादा हो, सबसे हाई हो, सबसे ऊपर हो, उसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, यानी इस प्रकार कुछ होगा, इस तरह से होगा, लगभग क्या होगा, शून्य होता है, तो उसको हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों, ये थे 25 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन और बता दूंगा, यानी टोटल आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इन्हीं 50 में से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।